हाय गाइस, जय माता रानी। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच इस बार एनटीपीसी 2020-21 में पूछे जाने वाले साइंस और टेक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उससे संबंधित एक वीडियो हम लाए हैं और इसका अगला वीडियो भी काफी जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें तकरीबन जो क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है उसके साथ मैंने यह वीडियो को आपके बीच रख रहा हूं। तो इस वीडियो को देखिए, अच्छा अगर लगे तो मेरे कमेंट में एक मैसेज जरूर छोड़िएगा ताकि हम इसके रिगार्डिंग सेकंड वीडियो आपको काफी जल्द प्रोवाइड कराएं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपको 18 जनवरी 2018 का 2021 का क्वेश्चन एक मेरे पास आया है। उसमें आपसे पूछा गया था जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक रिगार्डिंग टर्म है। तो हम लोग आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के साथ साथ इसके चार्ज, मास सब पर भी एक छोटा सा संक्षेप अध्ययन कर लेना चाहते हैं। बेसिकली जिन बच्चों का एग्जाम आज से 3 या 4 दिन बाद है उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद है। आइए देखते हैं। एटम के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें से हम तीनों का डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों हम एटम पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो हमको ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एनटीपीसी का डाला हुआ क्वेश्चन ही मेरे पास है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इसका तो सिंपल आंसर आपका है जेम्स चार्विक। अब आइए हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग देख लेते हैं जो इन एग्जाम क्या क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चार्विक ने की, और जब इसकी चार्ज की बात किया जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका खोज आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जेसी मिलिकन ने किया। तो दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खोज पूछा जाए तो वो अल्फा रे स्कैटरिंग विधि द्वारा जेम्स चार्विक ने, जेम्स जे थॉमसन ने किया, और जब इसके चार्ज के बारे में पूछा जाए, जो इसके चार्ज का डिस्कवर कौन है, तब उनका डिस्कवर जेसी मिलिकन है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर आपका जे थॉमसन। यह एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसके चार्ज का डिस्कवर, दोस्तों मैं फिर यहां पे बता रहा हूं आपको, चार्ज का डिस्कवर जेसी मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका खोज जे थॉमसन ने किया, और इसके चार्ज का डिस्कवर जेसी मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने किया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू आपको -1.6 10 पे पावर -19 कूलम होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर ही होता है, दोनों का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी होता है। लेकिन फर्क इतना याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए हम इसके आगे में पहले माइनस लगा देंगे। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसका जब चार्ज लिखेंगे तो उसमें प्लस लगा देंगे। अगला अब इसका है जो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास दोस्तों 9.31 10⁻⁻28 ग्राम और 10⁻⁻31 केजी, मतलब 9.1 10⁻⁻31 केजी। ग्राम में जब पूछेगा तो -20 ग्राम, और केजी में जब पूछेगा -31 केजी। दोस्तों आप लोग इस चीज में मत कंफ्यूजन रहिएगा, जो सर बेसिकली ग्राम बड़ा और केजी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव टर्म है। तो निगेटिव टर्म में आप लोग जानते हैं जो कर्जा जितना है उतना खराब है, कर्जा जितना कम है उतना बढ़िया है। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सेक्शन, प्रोटॉन। प्रोटॉन का आपको डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और इस प्रोटॉन का नामांकन किया आपको रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्डस्टीन ने और नामांकन रदरफोर्ड ने। हो सकता है आपके ऑप्शन में इस दो में से कोई एक ही दे, तो आप किसी एक को, जो दोनों याद रखिएगा कि जो आपको ऑप्शन में आ गया उसको मार के निकल जाइए, आपका सही है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन का
चार्ज आपको प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मास इसका 1.675 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम या 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके डिस्कवर गोल्ड स्टील और इसका नामांकन करता रदरफोर्ड है। प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मास का वैल्यू 1.675 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम या 10 टू द पावर माइनस 24 केजी। आइए अब जैसे हमारा यह संसार है तो इसमें देखते हैं जो मेल और फीमेल के बीच एक कॉम्बिनेशन है, जितना मेल उतना फीमेल है मेरे यहाँ। वैसी तरह अब एक एटम ले लीजिए, कोई भी एटम है, मान लीजिए यही एक एटम है और आप जानते हैं जो सभी एटम आपस में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो अब बताइए जब उदासीन होता है हर एक एटम, अब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब उसी एटम के अंदर है ना, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तो क्या आप यहां से कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होगा, चार्ज वो शून्य होगा। अब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो उसके चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल इसका चार्ज होता है। इसके खोज करता तो आपको हम ऊपर में लिख ही दिया है, जेम्स चाडविक। और इसका मास जो होता है वो एकदम प्रोटॉन के सदृश 1.7673 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम या 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच रखा हूँ, इसका एक बार शॉर्ट में फिर से देख लिया जाए। बेसिकली आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो उनके खोजकर्ता आपको जेम्स चाडविक है। इलेक्ट्रॉन का मैंने इधर दे दिया, डिस्कवर करता जे थॉमसन। चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज का वैल्यू माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इसके चार्ज का जब पर्सनली डिस्कवर पूछा जाए सिर्फ चार्ज का, तब याद रखिएगा जेसी मिलिकन। और एक्सपेरिमेंट जो था उस जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के तहत इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने निकाला था। द्रव्यमान मैंने इसका यहाँ लिख ही दिया है 9.31 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम या माइनस 31 केजी। फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो आपसे पूछा गया था विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है। आंसर इसका मित्रों यकृत मीन्स लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जो हम लोग के बहुत सारे क्रियाओं में मददगार है। यकृत का वजन बेसिकली आपको इसका वजन मतलब वेट 1.5 kg से लेकर 2 kg तक होता है। यकृत का वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो आप जानते हैं जो संसार का जो भी चीज है उसमें कोई ना कोई जीवाणु होता ही है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके साथ आए हुए जीवाणु को यही यकृत से निकलने वाला पित्त मारता है और भोजन को वह क्षारीय बना देता है, जिससे भोजन आपका अम्ल जो रहता भी है वो क्षार में कन्वर्ट होकर और क्षार का पाचन आसानी से होता है। ये आप लोग जानते हैं वो डाइजेस्टिव होता है और उसका पाचन हम लोग के उदर में किया जाता है। यकृत से ही आपको पित्त स्रावित होता है जो क्षारीय है तथा भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, आप याद रखिएगा, और ये कई बार आपका पूछा गया है। दोस्तों सबसे बड़ी जो पित्त की यकृत की जो हमारी दो मुख्य कार्य है, पहला हेपेरिन और दूसरा
फाइब्रोनोजेन या नोजिन, जो कहिए, एक ही टर्म होते हैं, 2 प्रोटीन यह स्रावित करता है। हिपेरिन आपके शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, मतलब रक्त का क्लॉट ना बने, रक्त का धक्का। अगर बोल देखते हैं ना, किसी बोलता है हमको तो रक्त का धक्का बन गया, तो रक्त का धक्का बन गया तो मतलब वहां पे हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम, वहां हो सकता है ट्यूमर हो जाए, हो सकता है वहां गांठ पकड़ ले, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाता है, जो आपको क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। इसका क्या करता है, धक्का नहीं बनने देता है, ताकि उसको जमने नहीं देता है, पूर्णतः गांठ वाला जमने नहीं देता है। और फाइब्रोनोजेन क्या करता है आपका, जब हम लोग को कभी कभार कहीं भी मान लीजिए चोट वोट लग जाती है और कट जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा ब्लड पूरा निकलते रहता है, क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, और लिक्विड का जो तरलता होता है, मतलब फैलने का दर, मतलब पिघलने का दर, वो सबसे ज्यादा होता है, जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या करता है, उस लिक्विड को थोड़ा सा गाढ़ा करता है, थोड़ा सा धक्का बनवाने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, आपको धक्का बनाने में मदद करता है, यह जमने से रोकता है और यह धक्का बनाने में मदद करता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिनका वजन 1.5 से 2 केजी होता है। पित्त स्रावित होता है, जो क्षारीय होता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त का पीएच वैल्यू 7.7 होता है। हिपेरिन आपको रक्त को जमने से रोकता है और फाइब्रोनोजेन थोड़ा सा धक्का बनाने में मदद करता है। अगला, मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है, सबसे जो आपका व्यस्त अंग है, वो है आपका हृदय। मतलब आपके शरीर का हर एक पार्ट काम करना बंद कर दे, फिर भी आपको उतना इफेक्ट नहीं है, अगर हृदय करेगा तो मतलब साफ। इसलिए हृदय आपके 24 घंटा में 24 घंटा काम करते ही रहता है। एक औसत मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। औसत मनुष्य मतलब जो एक स्वस्थ मनुष्य है, 30 से 35 साल के बीच दरमियान में है, ऐसा नहीं जो 35 साल से ज्यादा और 25 साल से कम, मतलब 25 से 35 के बीच में है, तो उनका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ज्यादा हृदय आपको नवजात शिशु का होता है, इसलिए देखते होंगे जो बच्चे न्यू जन्म लेते हैं, तो उनका जो हृदय गति होता है वो काफी पंप के जैसे ऐसे होते रहता है। एक अनुमान था, उसका हृदय 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़क जाता है। मतलब जहां पे एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार धड़कता है, तो जस्ट इसके 2 गुने। उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम होती जाती है, और खास करके जब हम लोग काफी ज्यादा बूढ़े हो जाए, मतलब 80-85 प्लस कर जाए, तो उस समय में हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो धीमी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हृदय धड़कन आपका, सबसे ज्यादा नवजात शिशु का, और सबसे कम आपको एक वृद्ध व्यक्ति का होता है। हृदय आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी कम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का भी कार्य करता है, ये याद रखना है। और इसी के रिगार्डिंग में एक और क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, ब्रिक मतलब किडनी, जो एक हम लोग के यहाँ जो सेम का सब्जी चलता है, तो सेम के आकार का होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, जो मानव शरीर का कौन सा अंग सेम के आकार का होता है, तो ब्रिक किडनी, जो आपके शरीर का जो मतलब उत्सर्जित अंग का सबसे हेड बॉस है। वैसे आपके शरीर में 3-4 प्रकार के उत्सर्जन का अंग है, लेकिन उसका हेड बॉस वो है। आपका उत्सर्जन अंग 4 प्रकार का ब्रिक है, एक आपका थोड़ा सा यकृत भी उत्सर्जन का कार्य कभी कभार कर देता है, एक त्वचा है, और एक आपका उदर का एक छोटा सा पेनिसुला वाला भाग है। तो ये 4 आपका उत्सर्जन तंत्र है, लेकिन इसमें ब्रिक इज द हेड बॉस। यह आपके शरीर का मैक्सिमम उत्सर्जन में मददगार होता है। जो उत्सर्जन का मतलब हुआ, जो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं या कोई भी जो खनिज ग्रहण करते हैं, तो वो वहां डिकम्पोज होने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे यूरिया के रूप में हम लोग जो पेशाब करते हैं, तो उसमें 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 2% के समथिंग में यूरिक अम्ल और कुछ आपको अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो हम लोग के जो मेन उत्सर्जन का अंग है वो आपको ब्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ 7-8 जो इंपॉर्टेंट बार बार जिनका रिपीटेशन होता है एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं।
आपसे क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हुए देखिए। सबसे पहला जो इसका मैं इसके फॉर्मूला और साथ साथ उपयोग बता देता हूं, हो सकता है उसी से क्वेश्चन आ जाए। और उपयोग में इसका देख लीजिए, हड्डी का प्लास्टर करने में, हड्डी का प्लास्टर करने में, दूसरा मूर्ति का ढांचा बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O उपयोग इनका हड्डी के प्लास्टर में, मूर्ति का ढांचा बनाने में। अगला आप देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर। इसका अगर केमिकल नाम देखिएगा तो इसका केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका केमिकल नाम देख लीजिए क्यों क्या होता है। देखिए CA4 अपना होता है कैल्शियम, S फॉर सल्फर, और जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नाम होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला आपको CaOCl या इसी को दूसरे लैंग्वेज में देखिएगा तो CaOCl2। ये लिखना कतई इसके बराबर परफेक्ट नहीं है, जो हम आप लोग को बताएंगे जब हम लोग इसका बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां इसको देख लेंगे जो यह लिखना परफेक्ट है कि यह लिखना। लेकिन एग्जाम सब में यह दे देता है, उनको वहां पे थोड़ा समय भी बचाना होता है और साथ ही साथ पेज भी बचाना होता है। लेकिन इसको लिखना कतई हमको ठीक जहां तक नहीं लगता है। इससे रिलेटेड वीडियो जैसे हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन वाला होगा तब देखेंगे। CaOCl2 इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग हम लोग जो है नाले सबको ब्लीच करने में करते हैं। उपयोग एक शब्द में समझ जाइए, कीटाणु नाशक के रूप में। अगला आपका अगर पूछेगा इसके रिगार्डिंग में तो वो पूछ सकता है आपको खाने वाला सोडा NaHCO3। फॉर्मूला इसका हो गया NaHCO3, जो हम लोग खाने वाला सोडा मतलब जब बड़े भोज भात हो रहा है तो बड़ी को फुलाने के लिए देखते हैं ना, बेकिंग पाउडर मंगाओ मार्केट से, केक बनाने के लिए तो कुछ स्पंज बनाने के लिए भी, तो उस रिगार्डिंग में इसको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका आपको केमिकल नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उपयोग खाने के रूप में। अगला आपका है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2। इसे हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा। तो इसलिए उपयोग किसमें करेंगे? धोने में। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2, धोने वाला सोडा कहते हैं इसको, और इसका उपयोग हम लोग कपड़े आदि को धोने में करते हैं। अगला आपसे पूछ सकता है साधारण नमक का फॉर्मूला, जो हमारे यहाँ समुद्री तट पे मिलता है, और हमारे यहाँ बेसिकली गुजरात में सबसे ज्यादा नमक मिलता है। वैसे तो समुद्र के किनारे हमारे यहाँ कुल 9 राज्य बसे हुए हैं, लेकिन उन 9 राज्यों में से गुजरात राज्य नमक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।
इसका साधारण नाम हो गया देखिए सोडियम क्लोराइड। तो 2 अक्षर में था तो आसानी से पकड़ लिए जो सोडियम क्लोराइड। इस सब को पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी आप लोग को, इससे रिगार्डिंग जो वीडियो होगा उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देखना होगा। आइए देखते हैं इसको। इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग देखिए हम लोग करते हैं खाना बनाने के रूप में और मम्मी सब अचार बनाती है ना, अचार बनाने में। अब आज जो अचार बना है वो 3 साल तक कंट्रोल में रहता है, से एकदम सही रहता है, यही नमक का कमाल है। और कुछ चीज को सड़ाने में भी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सड़ाने मतलब क्या, गलाने मतलब क्या कर सकते हैं उसको, टाइट है तो उसको स्मूथ बनाने में, जैसे मांस में नमक दे देते हैं, मछली सब में दे देते हैं, तो वो तो बेसिकली खाना बनाने में हो गया। तो जब वो मान लीजिए मरे हुए कर सकता है तो जिंदा को भी कर सकता है। तो लाश जो हम लोग जलाते हैं तो उसमें भी कभी कभार अगर आप नमक का उपयोग करते हैं तो लाश काफी जल्दी से जल सकता है, लाश जलाने में। अगला आपका है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको NaOH होता है। सर्फ शैम्पू बनाते वक्त इसका काफी ज्यादा उपयोग करते हैं, मतलब जितने भी सॉप डिटर्जेंट है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हमको लग रहा था हम लोगों ने उसको देखा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा गया था जो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अध्ययन से रिलेटेड एक हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम पूछा जा सकता है कोई भी रिगार्डिंग से क्वेश्चन है। अगला आपका पक्षी का अध्ययन, पक्षी का अध्ययन ये होता है आपको ऑर्निथोलॉजी। ये आपसे पूछा गया था। इससे रिकॉर्डेड हम लोग देख लेते हैं। पहला मकड़ी का अध्ययन एरिनियोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। अगला आपसे पूछा गया स्वप्नों का अध्ययन ओरिनियोलॉजी। अगला इसी से रिगार्डिंग मान लीजिए सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। अगला आपसे पूछ दिया गया मानव के रीति रिवाज शास्त्र आदि का अध्ययन। तो ये हो गया आपको एंथ्रोपोलॉजी। और दोस्तों लुसेंट के बायो वाले सेक्शन में अध्ययन से रिगार्डिंग बहुत सारे टर्म्स वहां पे दिया गया है। तो मेरे इच्छा अनुसार आप लोग एक बार वहां से देख लीजिए, जो अध्ययन जो पूछ रहा है तो वो उससे बाहर नहीं जाएगा। या नहीं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इसका आता है आपको MB का, वो अगर हो तो उसमें जो कुछ रिलेटिव अध्ययन पूछा गया जैसे पक्षी का, फोबिया का, उस रिगार्डिंग में आप थोड़ा सा, अगर आपके पास आपका एग्जाम लंबे समय बाद है तो आप उसको देख सकते हैं। अगला आपसे पूछा गया था जो पौधे का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा होता है। दोस्तों पौधे में वैसे 7 हार्मोन होते हैं, जिसमें एक हार्मोन एथिलीन गैसीय रूप में होते हैं, बाकी सभी द्रव के रूप में हार्मोन होते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन 2 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका उपयोग हम लोग फलों को पकाने के रूप में करते हैं। जहां एथिलीन नेचुरल होता है, जो पका हुआ आम हम लोग को आम के महीने में मिलता है वो एथिलीन से पका होता है, न कि एसिटिलीन से। लेकिन वही आम अगर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो वो एसिटिलीन से पका होता है, न कि एथिलीन से। तो क्या फर्क है इस दोनों में, आइए देखते हैं। क्वेश्चन था आपका पौधे के वृद्धि नियंत्रक
हार्मोन कौन है? तो इसका आंसर तो आपको था ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जिसे आप लोग बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर तो आपको ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग इससे रिगार्डिंग 7 के 7 हार्मोन्स को देख लेंगे। पहला ऑक्सीजन, इसका खोज आपको डार्विन साहब ने 1880 ईस्वी में किया। यह आपको वृद्धि नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला आपका है जिबरेलिन्स, इसका खोजकर्ता आपको कुरोसावा है, जिन्होंने 1926 ईस्वी में इसका खोज किया। यह क्या करता है? यह भी वृद्धि नियंत्रक तो है ही, साथ ही साथ इसका जो मुख्य कार्य है, जो बौना पौधा को यह लंबा कर देता है, बौना पौधा को लंबा करने में, और थोड़ा मदद यह फ्लोरेजेंस नामक हार्मोन को भी करता है, फूल खिलाने में, फूल खिलाने में। अगला आपको है साइटोकाइनिन, इसका खोजकर्ता आपको मिलर है, जबकि इसका नाम देने वाला लिथाम था। साइटोकाइनिन के खोजकर्ता मिलर और नाम जो इसका साइटोकाइनिन पड़ा, यह आपको लिथाम ने दिया था। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही वृद्धि को नियंत्रित करता है, और जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम मात्रा में रिलीज होती है तो वहां यह उसको वृद्धि का कार्य भी कर देता है। नेक्स्ट आपका है एब्सिसिक एसिड, इसका खोजकर्ता आपको कांसेबम एडिकेट है, और इसके नामांकन करता वेरिंग है, कांसेबम एडिकेट और बाद में वेरिंग भी। यह सब आपको वृद्धि को नियंत्रित करता था, और यह वृद्धि को रोक देगा, वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक एसिड आपके वृद्धि को रोकता है, बाकी जो आपका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स और ऑक्सीजन है, ये सभी आपको वृद्धि होने में ही पौधे का मदद करता है। अब अगला आइए, जहां पे हम लोग बोल रहे थे जो इथेलिन और एसिटिलीन में आखिर क्या डिफरेंस है, क्यों बार बार हम लोग इसमें फंसते हैं, समझते हैं एसिटिलीन होगा, हो जाता है एथिलीन। आइए देखते हैं। पौधे का जो 5वां हार्मोन है वो है आपको एथिलीन, जिसके खोजकर्ता बर्न है। यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। पादप हार्मोन में एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, और यह प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। एथिलीन आपको प्राकृतिक रूपों से फल को पकाता है, और यह पादप हार्मोन में एकमात्र आपको गैसीय हार्मोन है, जिसके खोजकर्ता बर्न है। वहीं दूसरी तरफ एसिटिलीन देखिए, एसिटिलीन क्या है? यह भी एक गैसीय रूप उसका भी होता है, इसको तो हार्मोन नहीं कह सकते, गैसीय रूप होता है, और यह कृत्रिम ढंग से फल पकाता है। एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो पौधे का हार्मोन है, यह भी एक गैसीय हार्मोन है, और यह प्राकृतिक रूप से फल पकाता है। मतलब आम के महीने में जो पका हुआ आम ऑटोमेटिकली प्लांट से गिरता है, डेट इज कॉल्ड, वो एथिलीन से पका हुआ है। मार्केट में जो कच्चे आम को जबरदस्ती पकवा देते हैं, दे प्रेशर, पकेगा कैसे नहीं, मारते मारते पका ही देंगे, एसिटिलीन है। मतलब नहीं भी पका हुआ आम है ना, फिर भी आप उसको दबाइएगा ना तो गुलगुल करेगा, खाइए तो दोनों साइड का दांत पूरा कोट जाए। तो पका नहीं है, उसको जबरदस्ती पका दिया, उसके फेज को बदल दिया। अगला आपका है फ्लोरेजेंस, 6ठा हार्मोन, जो फूल खिलने में मदद करता है, जो फूल खिलने में मदद करता है। और सबसे लास्ट है आपको ट्राउमीन, जो पौधा के घाव भरता है। यह आपको क्या करता है? पौधा के
घाव को भरता है और फ्लोरेजेंस आपको फूल खिलाने में मदद करता है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे जो पाचन का जो कार्य होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन का जो पाचन होता है उसका सही क्रम क्या है, मतलब कैसे अपना भोजन मुख से लेकर एनस के थ्रू बाहर निकलता है, उसका एक सही क्रम बताना है आपको। तो इसका सही क्रम क्या होगा, मतलब पहले भोजन आपका मुख में जाता है, मुख में जैसे ही भोजन जाता है तो हमारे मुख में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियां से हार्मोन निकलना एंजाइम निकलना प्रारंभ होती है और उसको वह पचाने का कार्य प्रारंभ कर देती है। जैसे ही हम लोग का भोजन मुख से नीचे ग्रसनी होते हुए उदर में जाती है तो उदर में बहुत सारे हार्मोन आकर उनके पाचन में सहायक होने लगते हैं। पचे हुए भोजन वहां से हम लोगों का बड़ी आंत के थ्रू अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है पानी का, और रेस्ट ऑफ टर्न आपको उसका रेक्टम में जमा कर दिया जाता है जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, और बाद में उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं जिन्हें मल परित्याग या डिफेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन था मानव के पाचन तंत्र का क्रम क्या है। तो पहला हम लोगों ने देखा अंतःग्रहण, उसके बाद होगा आपका पाचन, तब होगा आपका अवशोषण, तब होगा आपका स्वांगीकरण और अंत में होगा आपको मल परित्याग। भोजन हम लोग मुख से लेते हैं और एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यहां से यहां के बीच एक पाइप लगी हुई है जो आपका यहां से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, जिसकी लंबाई 10 मीटर होती है और इस पाइप का व्यास, औसतन व्यास इसका 2.5 मीटर तक होती है। मतलब इतना है भैया इसी में, लेकिन पता ही नहीं चल रही है, क्योंकि जब आप दशहरा के टाइम में या किसी भी फंक्शन में बलि देते होंगे और उसके जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते होंगे, तब जो उसमें पाइप खोलते होंगे तब पता चलता होगा सही में इतना बड़ा ही है। हमारे भोजन मुख में जाते हुए पाचन की आरंभ होती है, बड़ी आंत भोजन को अवशोषित कर लेता है उसमें से पानी को और उसको स्वांगीकरण के लिए रेक्टम में भेज देता है। भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में पूर्ण होती है, मुख से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है, लेकिन वहां से फिर उसको निकालने के लिए अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग की घटना की जाती है। अगला आपसे पूछा गया था जो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज 1928 में फिजिक्स के क्षेत्र में सापेक्षता के सिद्धांत में, रिलेटिव थ्योरी के सिद्धांत में दिया गया, और आइंस्टाइन को हमारे यहाँ मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। वैसे तो फिजिक्स का फादर आपको आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का फादर आपको आइंस्टाइन को ही कहा जाता है। आइए क्वेश्चन था आपको, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब मिला। इन्हें 1921 में सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² था, जहां पे c आपका प्रकाश का वेग, m आपका द्रव्यमान, E आपका ऊर्जा था। अब इनको 1921 में दिया गया। यह एक ऐसी रसमलाई खाई जिसका मेहनत इन्होंने नहीं किया था, इनका मेहनत क्या था मैक्स प्लांक ने, लेकिन खा गया रसमलाई है। इनको आधुनिक फिजिक्स का फादर कहा जाता है, लेकिन एक समय की बात है, ये अपने घरों का पता, इनके जो घर का जो पता होता था वो जेब में लेके घूमता था, तो इनको याद नहीं रहती थी मेरा घर कहाँ है। एक बार संजोग से इनकी पत्नी इनको मार्केट में मिली और बोला चलिए जी घर चलते हैं, तो बोले क्या बहन जी आप कौन है। मतलब इतना इनका याददाश्त खो जाता था जो अपनी पत्नी तक को भी यह नहीं पहचान पाते थे। लेकिन आज यह मॉडर्न फिजिक्स के फादर है और विश्व की सबसे बड़ी सम्मान नोबेल प्राइज से भी सम्मानित हो चुके हैं।
इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए 1921 ईस्वी में E बराबर mc स्क्वायर के लिए दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया था और इन्हें नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में मिला। दोस्तों एक याद रखिएगा, मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति उस समय थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया था। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने 1903 ईस्वी में आपको, और साइंस केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने 1911 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्राप्त किए। फिजिक्स में इन्होंने रेडियो सक्रियता का नियम दिया था और साइंस में इन्होंने रेडियम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित हुई। वैसे फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज आपको WC रोंटजेन को एक्सरे के लिए दिया गया था। इसी से रिगार्डिंग देख लीजिए, केमिस्ट्री के लिए आपको पहला नोबेल प्राइज वॉन हॉफ को दिया गया और बायो चिकित्सा के लिए आपको नोबेल प्राइज जो पहला था वो ई वैन वेयरिंग को दिया गया था। कैसा कैसा विदेशिया का नाम होता है ना, ई वैन वेयरिंग को आपको बायो के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था गेहूं का रासायनिक नाम, वैसे तो वैज्ञानिक नाम। वैसे तो बहुत सारे टर्म का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन हम लोग वैसे टर्मों का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं जो इन सीक्वेंस हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए। जैसे अपना आम का, शेर का, बाघ का, चीता का, बिल्ली का, इसी सब के रिगार्डिंग देख लेते हैं। जो कॉमन नाम है हो सकता है पूछ लीजिए। जैसे गेहूं का पूछ दिया है तो धान का देख लेते हैं, सरसों का देख लेते हैं, मटर का देख लेते हैं, चना का देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने से स्टार्ट करते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ये तो हम ही लोग हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपको टिट्रिकम स्टेबियम है। टिट्रिकम स्टेबियम है। शेर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, जो शेर हम लोग के लोगों में लगा होता है उसका नाम पैंथेरा लियो है। पैंथेरा लियो है। बाघ का नाम पैंथेरा टाइग्रिस और चीता का नाम आपको पैंथेरा पायर्डस है। पैंथेरा पायर्डस। धान का नाम आपको ओरिजा स्टेबियम है। चना का नाम दोस्तों आपको, चना का दाल जो हम लोग खाते हैं उसका नाम सीसल एस्टीनियम है। सीसल एस्टीनियम है। आगे आपका बिल्ली का आपको फेलिस डोमेस्टिका है। गाय का नाम आपको बॉस इंडिकस है और आम का नाम आपको मैंगिरा इंडिका है। ये कुछ वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड मेरा एक टर्म था, जिसमें से किसी भी टर्म के आने की संभावना उतनी ही है जितना अभी हम लोगों को जॉब में एक सीट लगने की होती है, कभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको ये हो गया, ये हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया, क्लस्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका चंद्रयान 1 के रिगार्डिंग पूछा गया है। जो चंद्रयान 1 भारत सरकार ने कब लॉन्च किया? चंद्रयान 1 कब लॉन्च? दोस्तों चंद्रयान 1 हम लोगों का
22 अक्टूबर 2008 में हुई। अब इससे रिगार्डिंग पहले देख लीजिए अपने भारत का क्या पोजीशन है। भारत, यूएसए, यूएसएसआर और अभी जो रूस है, पहले रूस और 20 देश कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब ये सब इस यूएसआर का अंग हुआ करता था, जो 1990 में अलग हुआ इससे 20 देश, और इसमें एक रूस भी है। तो यूएसए, यूएसएसआर, रूस, चीन और जापान के बाद भारत छठा वर्ल्ड का देश है जिन्होंने चंद्रयान पर किसी भी मिशन को भेजने का कार्य किया। सबसे पहले चंद्रयान पर भेजने का कार्य यूएसए ने किया था। उसके बाद उस समय में पूर्व सोवियत संघ रूस के नाम से जाने वाले यूएसएसआर ने किया। जब रूस अलग हुआ तब इन्होंने अपना किया। चाइना और जापान के बाद भारत 2008 में वर्ल्ड का छठा देश बना जिन्होंने चंद्रयान के लिए कोई भी मिशन लॉन्च किया। साथ ही साथ ये चंद्रयान 1 हमारा 68वां मिसाइल था चंद्रयान के लिए, मतलब इससे पहले 67 मिसाइल और जा चुकी थी। हमारा जो चंद्रयान 1 गया था वो आपको PSLV-C11 से आपको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान से लॉन्च हुई। भारत का जो चंद्रयान मिशन था उस मिसाइल का नाम PSLV-C11 से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से लॉन्च हुई। सबसे पहले जो चंद्रमा पे आदमी गया था वो आपको अपोलो 11 से 1969 को यूएसए के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस, ये 3 व्यक्ति थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष पे गए थे। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। और उसके बाद आपका ये जो चंद्रयान 1 था श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित हुआ। दोस्तों, हमारे यहाँ से चंद्रयान 2 मिशन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समय में और उस समय में इसरो के चेयरमैन के सिवान की अध्यक्षता में एक सक्सेसफुल उसको जरूर हम कहेंगे, एक सक्सेसफुल मूवमेंट हम लोग के लिए आया था। लेकिन किसी भूल बस मात्र 2.1 किलोमीटर से हम लोग चंद्र मिशन को फतह से वंचित हो गए। लेकिन हमारे जो वीर वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक कह सकते हैं, और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, दोनों के अथक प्रयास से चंद्रयान 3 मिसाइल जो हम लोग का लॉन्च होगा उसके लिए 600 करोड़ रुपया की अनुमानित राशि के एवज में एक अभियान की जारी कर दी गई है। और हम लोग ऐसा आशा करते हैं जो हम लोग का चंद्रयान 3 मिशन फतेह कर दे। जैसे एक गाना है, कर हर मैदान फतेह, तो भारत ने मंगल मिशन एक बार में फतेह किया तो हमारी खुशी और भी दोगुनी हो जाएगी जब हम लोग चंद्रयान मिशन को भी फतेह कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो वर्ल्ड की अभी फास्टेस्ट मिसाइल कौन सी है, विच इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड। तो अभी वर्तमान में ब्रह्मोस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है और भारत ने भी ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया हुआ है। क्वेश्चन है आपका फास्टेस्ट मिसाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मोस। भारत ब्रह्मोस का सफल परीक्षण करने वाला वर्ल्ड का चौथा देश है। इससे पहले यूएसए, रूस और चाइना ने भी ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर चुका है। अगला क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन तो सही से मेरे पास अभी है नहीं, ये हो ही गया। दोस्तों, अभी मेरे पास जो भी क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग मैंने सारे का सारे वीडियो अभी किए हैं। जैसे मुझे फिर नए क्वेश्चन मिलते हैं
हम आप लोगों के बीच पुनः एक बार फिर उपस्थित होगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और आने वाले समय में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए एक्सेलेंस क्लासेस सर्वे ऑफ सक्सेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।